नमस्ते, मैं हूं रणबीर। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। यह हमारे हिंदी व्याकरण का पहला क्लास है और इस क्लास का नाम है वर्णमाला का क्लास। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप बिहार बोर्ड के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी अन्य राज्य के किसी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और आप हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे ग्रामर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो ये हमारे हिंदी व्याकरण के सीरीज का कंप्लीट हिंदी व्याकरण के सीरीज का पहला वीडियो है जो है वर्णमाला के ऊपर। इसमें हम वर्णमाला को समझेंगे, वर्णमाला को समझने के साथ साथ वर्ण को भी समझेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है और हो सके तो एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, मतलब पेज और कलम को लेकर के बैठिए और हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। और आपको केवल सुनने से ही यह पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और जहाँ कहीं भी डाउट होता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा उसे देख सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप इसको एक नोटबुक में, जैसा कि मैंने कहा, उस नोटबुक में आप इस पॉइंट को नोट करते जाइए और इसकी एक अलग से ही नोटबुक बना लीजिए हिंदी व्याकरण की। और आपको हिंदी व्याकरण यहाँ से पढ़ने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी व्याकरण की तैयारी कराई जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमें वर्ण की परिभाषा जाननी होगी। आपने सुना होगा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, यह शब्द आपके मन में कभी ना कभी आया होगा और शायद आप इस बात को जानते भी होंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण क्या है? एक मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको अलग अलग नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि ये सारे वर्ण हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क लिखा हुआ है, क में हलंत लगा हुआ है, इसे हलंत कहा जाता है। क में जब अ लगता है तो यह क पूरा वर्ण बनता है, लेकिन क से क में अ हटा देते हैं तो यह क हो जाता है। और क भी एक प्रकार का वर्ण है और इसका भी टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण आप समझ गए, वर्ण की परिभाषा आप समझ गए। फिर जान लेते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, यानी 52 है। 52 वर्ण, यह आपने पहले कभी सुना होगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। फिर देख लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण का जो समूह है, ऐसे तो आप कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्ण का समूह, मान लीजिए क के बाद प आ जाए, प के बाद र आ जाए, तो यह भी एक प्रकार का समूह ही होगा। लेकिन क्या आप इसे वर्णमाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। वर्ण का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। एक वर्ग के वर्ण एक वर्ग में ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए क वर्ग में क से जुड़े हुए क के परिवार के जितने भी वर्ण हैं वह सब इसमें है। तो वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित समूह, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और इसमें हम देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी व्याकरण में 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। याद रख लीजिए इस बात को, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, जिसमें कि 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कुल मिलाकर 52 है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये कुल मिला के 52 हो जाते हैं, जो कि लेखन के आधार पर है वर्णों की संख्या। अब देख लेते हैं वर्णों के भेद।
वर्ण के दो भेद होते हैं, आप पहले से ही जानते होंगे। वर्ण के दो भेद जो कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण को देख लेते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहा जाता है। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, मतलब वैसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हों या फिर उच्चारित होते हो, उस वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। आप समझ गए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जा सकता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। और परंपरागत रूप से इसकी संख्या 13 मानी गई है। स्वर वर्णों की संख्या परंपरागत रूप से 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसकी संख्या 10 ही है। उच्चारण की दृष्टि से अगर सवाल आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से बताइए कि स्वर की संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 10। और परंपरागत रूप से अगर इसकी संख्या पूछी जाए तो 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वह है अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। कुल मिला के आप देख लीजिए, अ आ 2 हो गया, ई 2 हो गया, कुल मिला के 4 हो गए। उ और उ मिल के भी 2 हो गए तो 6 हो गए। ए 8 हो गया और ओ मिलाकर कुल मिला के 10 हो जाता है, जो कि उच्चारण के आधार पर है। लेखन के आधार पर इसमें 3 वर्ण को और जोड़ दीजिए, जो कि है अंग, अह और री। री का उच्चारण प्राय री किया जाता है, इसे RI इसका अंग्रेजी होता है। और इसकी जो मात्रा होती है वह ऐसे लगाई जाती है। जैसे कि एक शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कृपा। कृपा में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क के साथ जो री का प्रयोग हुआ है यह इसी री की मात्रा है। तो लेखन के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या कुल मिलाकर 13 है, जो है अ आ ई उ ए ओ अंग री। अब देख लेते हैं स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, मतलब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, जिन्हें मूल स्वर और संयुक्त स्वर कहा जाता है। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिन्हें मूल स्वर और संयुक्त स्वर कहा जाता है। मूल स्वर की संख्या 8 है, जो कि अ आ ई उ ए और ओ है। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 8। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 जो कि मूल स्वर है, अ आ ई उ ए और ओ। जबकि संयुक्त स्वर की संख्या कुल मिला के 2 है। संयुक्त स्वर की संख्या 2 है, जो है जो है ए बना हुआ है अ और ए के संधि से। अ जोड़ ए मिल के बना हुआ है ए, और ओ जो बना हुआ है वह अ और ओ से मिल करके बना हुआ है। तो मूल स्वर की संख्या 8 हो गई और संयुक्त स्वर की संख्या 2 हो गई, दोनों मिला के 10 हो गए। इन दोनों को जोड़ने पे 10 हो जाता है, और यह 10 जो है वो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या। तो आप जान गए स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, जो है मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या 8 है और संयुक्त स्वर की संख्या 2 है। संयुक्त स्वर में है ए और ओ। ठीक है, तो अब मूल स्वर के भेद देख लेते हैं। पहले तो आप जान गए कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब देख लेते हैं मूल स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मूल स्वर का भेद कितना होता है, अगर यह क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप इसका उत्तर दीजिएगा 3। मूल स्वर के कुल मिला के 3 भेद होते हैं, जिसमें एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। याद रख लीजिए, इसको एक बार फिर से बोल देता हूँ। मूल स्वर के कुल मिलाकर 3 भेद हैं, जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देख लेते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम टाइम लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या है 4। जैसे देख लीजिए अ, ई, उ और री। ई को ह्रस्व ई भी कहा जाता है, और उ जो लिखा हुआ है इसको ह्रस्व उ भी कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 है, जो है अ, ई,
उ और री। री की मात्रा आप पहले ही देख चुके हैं किस प्रकार से री की मात्रा लगाई जाती है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ह्रस्व स्वर आप समझ गए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? अगर ये सवाल आपको आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से, यहाँ पे ह्रस्व होगा, मैं यहाँ पे ह्रस्व लिख देता हूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर में कम से कम समय लग रहा है उच्चारण में, लेकिन दीर्घ स्वर में क्या हो रहा है? ह्रस्व स्वर के मुकाबले दुगुना टाइम लग रहा है, मतलब उसका डबल समय लग रहा है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इसकी कुल संख्या 7 है, जो है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ। ये कुल मिला के 7 हैं। फिर से देख लीजिए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ। कुल मिला के 7 हैं। अब देख लेते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। एक तो आपने देख लिया कि ह्रस्व स्वर में कम से कम समय लगता है उसके उच्चारण में, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर के मुकाबले दोगुना टाइम लगता है। लेकिन प्लुत स्वर की बात कर लें तो प्लुत स्वर में उससे भी अधिक टाइम लगता है। किससे? दीर्घ स्वर से। दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लगता है किसमें? प्लुत स्वर के उच्चारण में। और इसका चिन्ह जो होता है वो एस जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका चिन्ह एस जैसा होता है। और इसका प्रयोग प्रायः पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, सुनो। सुनो को जब कोई बच्चा मान लीजिए कहीं खेल रहा है और उस बच्चे की माँ उस बच्चे को पुकारती है, तो किस प्रकार से पुकारती? सुनो, इस प्रकार से पुकारती है। किसी का नाम लेकर के आप पुकारते हैं, जैसे कि राम, इस प्रकार से जो आप पुकार रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? आ का जो उच्चारण हो रहा है, राम में जो आ का उच्चारण हो रहा है वह कुछ ज़्यादा टाइम तक हो रहा है, जो कि दीर्घ स्वर के मुकाबले में अधिक टाइम ले रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है, और जिसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो आप समझ गए हैं कि स्वर के कुल मिलाकर 2 भेद होते हैं, जो हैं मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, जो कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, और इसकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, और इसका प्रयोग प्रायः पुकारने के लिए किया जाता है। सामान्यतः हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। वैदिक शास्त्र जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। संस्कृत में भी इस प्लुत स्वर का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में कम से कम ही इसका उपयोग देखने को मिलता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसे जानना आवश्यक है। अब बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। आप पहले ही जान चुके हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, जिसमें से एक स्वर था, स्वर के बारे में हम जान चुके हैं, और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन के बारे में अब जानेंगे। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, या फिर व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण अपने आप उच्चारित नहीं होते हैं, बल्कि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, और इसे कहा जाता है व्यंजन वर्ण। मतलब जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, या फिर व्यंजन वर्ण भी आप कह सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे क में जो हलंत लगा हुआ है, इसके साथ अ लगाते हैं तब क एक पूरा वर्ण बन पाता है। क में हलंत लगा हुआ है, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अ लगने के बाद यह एक अक्षर बन जाता है।
जो कि क है। तो व्यंजन आप समझ गए हैं, व्यंजन वर्ण क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हों उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजनों की संख्या 33 है, जबकि कुल व्यंजन 35 हैं, जिसमें 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह अलग से हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, जबकि कुल व्यंजन जिसकी संख्या है 35, जिसमें 2 उच्छिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाह। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है और अयोगवाह क्या होता है, ये आपको बता दिया जाएगा आगे वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए हम लगातार लाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के भेद की बात करते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा कि व्यंजन वर्ण के भेद 3 होते हैं, जिसमें से पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है। तो क से म तक का जितना भी व्यंजन है, क से शुरू कीजिएगा और म तक पहुँचिएगा, तो जितने भी व्यंजन आपको मिलेंगे सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन ही कहलाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा कवर्ग। कवर्ग में है क, ख, ग, घ, न। फिर चवर्ग में है च, छ, ज, झ, ङ। फिर है टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। फिर तवर्ग में है त, थ, द, ध, न। और पवर्ग में है प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से आप देख लेते हैं कि एक वर्ग में 5 है और कुल मिला के 5 वर्ग हैं, तो 5 गुना 5 कितना हो जाता है? 25। स्पर्श व्यंजन क्या है? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, मतलब क से शुरू कीजिए और म तक पहुंच जाइए, तो यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं सभी को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या 25 होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि क वर्ग में वर्णों की संख्या है 5, च वर्ग में भी है 5, ट वर्ग में भी है 5, त वर्ग में भी है 5 और प वर्ग में भी है 5, तो कुल मिला के 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या है 25, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या बताइए कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 है स्पर्श व्यंजन की संख्या। तो आप जान चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होता है और किस किस वर्ग के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है और ये जो व्यंजन है वह है य, र, ल, व। य, र, ल, व जो है इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है और इसकी संख्या 4 है। आप जान चुके हैं कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं, जिसमें कि स्पर्श व्यंजन आप पहले ही जान चुके हैं कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं सभी को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ भी आप जान चुके हैं कि य, र, ल, व को ही अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसकी संख्या 4 होती है। फिर देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का जो तीसरा भेद है वह है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, जो है तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। इसे स, श, स और ह भी कहा जाता है। ये तालव्य से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको तालव्य स्व भी कहा जाता है। और इसका मूर्धन्य से, मूर्धा से उच्चारण होता है तो इसे मूर्धन्य स कहा जाता है। फिर इसका उच्चारण दंत से होता है, मतलब दांत से होता है, तो इसे दंत स कहा जाता है। और ह, तो उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो कि स, श, स और ह है। ये आप जान चुके हैं। तो व्यंजन के जितने भेद थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसकी जानकारी आपको दी जा चुकी है। अब देख लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन को। उच्छिप्त व्यंजन की चर्चा पहले की जा चुकी है थोड़ी सी, कि व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर 33 होती है और 2 उच्छिप्त व्यंजन मिला देने से इसकी संख्या 35 हो जाती है। कितनी? 35। 33 कुल मिला के व्यंजन हो गए 33। आप देख लीजिए, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक 5 गुना 5 कुल मिला के 25 हो गए। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, 25 4 29 हो गए। और उस व्यंजन की संख्या भी 4, तो 29 4 कितने हो गए? 33 हो गए। और इस उच्छिप्त व्यंजन को भी 2 को मिला लेते हैं तो इसकी संख्या कुल मिला के 35 हो जाती है। उच्छिप्त व्यंजन जिसको कि द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, यह 2 गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे द्विगुण
व्यंजन कहा जाता है। और ये है ड, ढ और ड। जब आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ पढ़ाई, पढ़ाई जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये वर्ण का इस्तेमाल किया गया है, ये ढ जो इस्तेमाल किया गया है ढ, तो यह एक प्रकार का क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। अब जैसे यहाँ पे एक और दूसरा शब्द लिख रहा हूँ बड़ा, ये जो बड़ा लिखा हुआ है, इसमें जो वर्ण प्रयुक्त किया गया है वह भी क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। तो उच्छिप्त व्यंजन आप समझ गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जा सकता है, इनमें से बताइए कौन सा, आपको 4 विकल्प दिया रहेगा और पूछा जाएगा इनमें से बताइए कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो आप पहले ही जान चुके हैं कि ड और ड ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन होते हैं और इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो आप उत्तर आसानी से दे दीजिएगा। अब देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या कुल मिलाकर 4 होती है, जो है क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र। क और मूर्धन्य स्व को मिला करके बनता क्ष, और त और रो को मिलाकर, त और र को मिला करके बनता त्र। जैसे अक्ष से क्षत्रिय का नाम आपने सुना होगा, अक्ष से क्षत्रिय, और त्र से त्रिशूल आपने सुना होगा, और ज्ञ से ज्ञानी आपने सुना होगा। ठीक है, ज्ञानी जो बना है वह है ज और न से। ठीक है, ज और न से क्या मिलके बना है, ये इन दोनों को मिला करके ज्ञ बना है, और तालव्य से और र से मिलकर स्त्र बना है, जैसे कि श्रीमान, श्रीमती इत्यादि। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रीमान, ये चारों वर्णों को लेकर के मैंने अलग अलग शब्द बना दिए। क्षत्रिय हो गया, त्र से त्रिशूल हो गया, ज्ञ से ज्ञानी हो गया, और स्त्र से श्रीमान हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है, फिर वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्ण के भेद कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, और उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, स्वर के कितने भेद होते हैं, मूल स्वर किसे कहा जाता है, संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है, मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसे कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है। फिर हमने यह भी देख लिया कि व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या भी हम लोगों ने देख ली और अंतस्थ व्यंजन को भी समझ लिया, ऊष्म व्यंजन को भी समझ लिया, उच्छिप्त व्यंजन को भी समझ लिया है, और संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या 4 है इसको भी हमने समझ लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।